हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग जो है पर्यावरण में लेक्चर चौथा पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग तीन लेक्चर पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला था सजीवों की विशेषताएं, दूसरा आवास एवं अनुकूलन और तीसरा था पर्यावरण में वन की भूमिका। आज हम लोग पर्यावरण का जो सबसे कोर टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको शुरू कर रहे हैं, जो पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी या परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बात है सारे। तो इन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द जो है, ये शब्द दिया गया है, पारिस्थितिकी शब्द के जनक है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। दूसरा, इनकी परिभाषा की बात किया जाए तो इनका पारिस्थितिकी का परिभाषा है किसी सजीव के पर्यावास क्षेत्र का अध्ययन जिसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं पर्यावास की परिस्थिति का, पर्यावास की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। दूसरा, उस पर्यावास में उपलब्ध संसाधन के अनुरूप, उपलब्ध संसाधन के अनुरूप सजीवों का व्यवहार। तीसरा, सजीवों का आपस में पारस्परिक संबंध। चौथा, जैविक एवं अजैविक घटक के बीच अन्योन्य क्रियाएं। शामिल है। तो आइए इनको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो किसी सजीव के पर्यावास क्षेत्र का अध्ययन, तो सबसे पहले पर्यावास शब्द को समझ लेते हैं। इससे पहले भी हम लोग पर्यावास पर चर्चा कर चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पर्यावास किसी सजीव के लिए वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र के लिए कोई सजीव अनुकूलित है। कहने का मतलब हुआ, जैसे ऊंट रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है, रेगिस्तान में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ऊंट उस क्षेत्र में आराम से रहते हैं और इतनी ज़्यादा बालू होने के बावजूद उस पर आसानी से चलते हैं, तो उनका शरीर, ऊंट का शरीर आपको मरुस्थल के लिए अनुकूलित है। इसी तरह एक काजुराना वृक्ष पर हम लोग चर्चा किए थे, जो कि समुद्री परितंत्र में रहता है और वहाँ पर जो है नमकीन पानी में उगता है। तो वो वृक्ष नमकीन पानी के लिए ही अनुकूलित है, तो उसका पर्यावास नमकीन पानी वाला क्षेत्र हो गया। ऊंट का पर्यावास मरुस्थल हो गया। इस तरह हर सजीव कोई न कोई परितंत्र के लिए, कोई न कोई जो है पर्यावास के लिए अनुकूलित होता है, और वही उसका पर्यावास क्षेत्र कहलाता है, जहां वो जिस क्षेत्र के लिए वह अनुकूलित है। अब अगला आते हैं पर्यावास की परिस्थिति, पर्यावास क्षेत्र का अध्ययन, जिसमें हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं पर्यावास की परिस्थिति का। अब पर्यावास की परिस्थिति क्या है, जैसे कई प्रकार के पर्यावास होते हैं, जैसे मरुस्थल हो गए, अभी हम लोग दो पर चर्चा किए, मरुस्थल और समुद्री क्षेत्र। इस तरह झील, तालाब, घास के मैदान, जंगल, ये सब जो है पर्यावास है जहाँ सजीव रहते हैं।
इनकी परिस्थिति कहने का मतलब हुआ कि ये जलवायु वहाँ पर कैसी है, उनका जो है विकास का क्रम कैसा है। हर पर्यावास का जो है विकास का क्रम होता है, अर्थात वह जीरो से शुरू होता है और अपने विकास के चरम स्तर तक जाता है, फिर उसका विनाश होता है, फिर वह शुरुआत होता है। और ये प्रक्रिया कहलाता है पारिस्थितिकी उत्क्रमण, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये प्रक्रिया हर पर्यावास क्षेत्र के लिए होता है और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। ये एक साइकिल है जिसमें जो है विकास की प्रक्रिया होते बनते बिगड़ती रहती है। तो उसके अनुरूप पर्यावास की क्या परिस्थिति है, उसके बाद उस पर्यावास में उपलब्ध संसाधन के अनुरूप सजीवों का व्यवहार। तो अगर किसी क्षेत्र में अगर संसाधन ज़्यादा है तो वहाँ सजीव ज़्यादा होंगे, किसी क्षेत्र में अगर संसाधन कम पड़ गए हैं और सजीव की संख्या फिलहाल ज़्यादा है तो वहाँ खाने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। और डार्विन का विकास सिद्धांत यही कहता है कि जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा। तो यही बात है कि ये प्रतिस्पर्धा पर्यावरण में चलती रहती है। तो संसाधन के अनुरूप सजीवों का क्या व्यवहार है, हर सजीव अपने पर्यावास क्षेत्र में संसाधन के अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर हाथी के लिए 100 हाथी के लिए संसाधन उपलब्ध है तो उस क्षेत्र में 100 ही हाथी होंगे। वो अपने आप को, अपने झुंड को इस तरह से समायोजित करते हैं कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा नहीं होने देते हैं। अपने प्रजनन को जो है इतना कंट्रोल में रखते हैं कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा हाथी नहीं होते हैं। अगर वहाँ पर 100 से कम है तो वहाँ पर प्रजनन दर हाथी की धीरे धीरे बढ़ेगी और वहाँ तक जनसंख्या जो है 100 तक पहुँचेगी। फिर 100 के बाद उसकी जनसंख्या रुक जाएगी। इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। तो इसीलिए संसाधन के अनुरूप सजीवों का व्यवहार होता है, उसका व्यवहार बदलते रहता है। अगर कहीं पर संसाधन ज़्यादा है तो प्रतिस्पर्धा सजीवों में कम होगी, कहीं पर ज़्यादा कम है तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। तो ये सब व्यवहार उस संसाधन के अनुरूप होते हैं। फिर सजीवों का आपस में पारस्परिक संबंध भी होता है, एक सजीव का दूसरे सजीव के साथ संबंध होता है जिसमें सहजीविता, सहभोजिता, परोपकारिता, इस तरह के संबंध जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पर। तो और अगला है जैविक एवं अजैविक घटक के बीच अन्योन क्रियाएं। तो जैविक घटक हो गया जो जीव है और अजैविक घटक जो निर्जीव है। जैविक घटक को हम लोग कहते हैं, ये हो गया बायोटिक और ये हो गया अबायोटिक। अबायोटिक में शामिल होता है सूर्य का प्रकाश, इसके बाद वहाँ की मिट्टी, जल, आर्द्रता, जलवायु इत्यादि, ये सभी अबायोटिक फैक्टर है। किसी भी क्षेत्र के परितंत्र के, किसी भी पर्यावास के ये अजैविक घटक होते हैं। और जैविक घटक में सभी सजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधा हो गया, सभी जानवर, तरह के जानवर, कीट पतंग, ये सारे जैविक घटक में शामिल होते हैं। तो उनके बीच अन्योन क्रियाएं चलते रहती है। वहाँ पर जलवायु के अनुरूप सजीव का जो है क्रिया कैसा होगा, तो उसके अनुकूलन क्षमता उस पर बदलते रहती है। तो ये जो है जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच जो अन्योन क्रियाएं होती है उसका अध्ययन होता है। तो एक बार जो है एग्जाम में इसका परिभाषा ही पूछ लिया गया, तो अगर इतनी लंबी परिभाषा आपको नहीं याद होता है तो इसके लिए जो है आप 2 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 2 शब्द आपको इन परिभाषा में निश्चित रूप से मिलेंगे। एक हो गया अन्योन क्रियाएं और पारस्परिक संबंध। ये 2 क्रिया शब्द आप याद रखिए। इन 2 शब्द से आप इनकी परिभाषा की पहचान कर सकते हैं। ये 2 शब्द जरूरी है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है, अन्योन क्रियाएं और पारस्परिक संबंध। तो ये इनका परिभाषा हुआ। अब आगे हम लोग आते हैं कि जब हम लोग पारिस्थितिकी का हम लोग जब अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन का शुरुआती क्षेत्र होता है, ये शुरुआत होता है एक जीव से। किसी भी पर्यावास में सबसे पहले हम लोग एक जीव का अध्ययन शुरुआत करते हैं ताकि उसके बारे में पूरा पता चल सके। और शुरुआत छोटे से होती है, फिर जब एक जीव का अध्ययन होता है तो उसके समस्त जनसंख्या का, पॉपुलेशन का हम लोग अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन को, मानव का पॉपुलेशन को हिंदी में हम लोग जनसंख्या कहते हैं, जबकि सजीवों के पॉपुलेशन को हम लोग समष्टि कहते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन का अध्ययन करने के बाद हम लोग आते हैं उनके समुदाय पर। जिस तरह मानव, कई हम लोग प्रजातियों में पढ़ते हैं कि मानव प्रजाति 3 प्रकार के होते हैं, मंगोलॉयड,
काकेकस और निग्रोइड, ये सारे मिलकर के मानव प्रजाति का निर्माण, मानव समुदाय का निर्माण करते हैं। इसी तरह सभी तरह के प्रजाति मिल करके जो है एक समुदाय का निर्माण करते हैं किसी भी पर्यावरण क्षेत्र में। आगे इससे आगे समुदाय से जब आगे बढ़ते हैं तो पूरे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम। इसके आगे हम लोग बायोम का अध्ययन करते हैं, फिर सबसे बड़े क्षेत्र पर जब पहुंचते हैं तो हम लोग जैव मंडल के स्तर पर पहुंचते हैं, बायोस्फीयर। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक जो है जैव मंडल, पूरे पृथ्वी को एक जैव मंडल मानते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात यहाँ हम समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जो जनक है ये है ए.जी. टांसले। ए.जी. टांसले। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जनक है, जबकि पारिस्थितिकी शब्द के जनक अर्नेस्ट हैकल है। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक जीव से। तो एक जीव कहने का मतलब हुआ किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति का एक सदस्य, किसी प्रजाति का एक सदस्य, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ गया प्रजाति, तो हम लोग प्रजाति को पहले समझ लेते हैं। प्रजाति शब्द को स्पीसीज, सजीवों का वैसा समूह जिसमें परस्पर लैंगिक जनन संभव हो, लैंगिक जनन संभव हो और कई विशिष्ट गुण एक साथ पाए जाते हों, एक साथ पाए जाते हों। तो प्रजाति कहने का मतलब हुआ, जैसे घोड़ा, घोड़े के बीच में लैंगिक प्रजनन संभव है तो ये एक प्रजाति का तो होगा ही, साथ ही घोड़ा और गधा के बीच में लैंगिक प्रजनन संभव है। तो इस प्रजनन से जो है खच्चर का जो है उत्पत्ति होता है। तो घोड़ा और गधा को हम लोग एक प्रजाति में रखते हैं। इसी तरह एक प्रजाति है बिग कैट का, जिसमें 6 जो है जीव है, बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, इस तरह 6 प्रजाति, 6 जो है सजीव इसमें रखे गए हैं। तो ये सारे एक प्रजाति में आते हैं। तो प्रजाति की जो अवधारणा है, सबसे पहले प्रजाति की अवधारणा प्रजाति का अवधारणा दिया गया, प्रजाति की अवधारणा दिया गया अर्नेस्ट मायर के द्वारा, अर्नेस्ट मायर के द्वारा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर किसी सजीव के पर्यावरण क्षेत्र में किसी प्रजाति का एक सदस्य का अध्ययन, ये हम लोग एक जीव में अध्ययन करते हैं। अब इसमें अध्ययन का जो क्षेत्र होता है ये होता है कार्यिकी, कार्यिकी, फिजियोलॉजी। देखिए, आप 2 सब्जेक्ट में इंग्लिश से भागिएगा तो आपको एग्जाम में मुश्किल हो जाएगी। एक है पर्यावरण और दूसरा है बायोलॉजी।
बायोलॉजी का ही इसका अधिकांश टॉपिक, पर्यावरण का अधिकांश टॉपिक बायोलॉजी से ही है, आर्ट से भी है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। सोशल साइंस और बायोलॉजी, साइंस में जो भी पर्यावरण का टॉपिक है वो बायोलॉजी में है, और आर्ट में आइएगा तो ज्योग्राफी में है। तो आप इन दो सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में भी बहुत सारे शब्द का अंग्रेजी जानना जरूरी होता है, तो इसलिए बहुत सारे शब्दों का अंग्रेजी यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे भागना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में भी बहुत सारे शब्द ऐसे पर्यावरण में, ज्योग्राफी में, बायोलॉजी में आपको मिलेंगे जिसके हिंदी शब्द बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एग्जाम में तो आपको स्पष्ट लिखा रहता है कि जब भी दो क्वेश्चनों के बीच में विवाद होगा तो फिर आपको अंग्रेजी का ही क्वेश्चन वैलिड होगा। तो ये जो है एग्जाम का स्पष्ट निर्देश है। तो इसीलिए थोड़े बहुत शब्दों का अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है, उसको जो है थोड़ा बहुत जानते चलिए। दूसरा है कार्यकी के बाद अनुकूलन, एडेप्टेशन, और तीसरा है व्यवहार। इन तीन चीजों का अध्ययन हम लोग जो है एक जीव में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो किसी सजीव के इन तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। कार्यकी मतलब काया, काया मतलब शरीर, उसके शारीरिक संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं, जो कि ज्यादातर हम लोग बायोलॉजी में इसका अध्ययन कर लेते हैं। सजीव के शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, कितने हाथ पांव है, उनका जो है पाचन तंत्र कैसे है, हृदय के में कितने कोष्ठ है, ये सब कार्यकी में आता है। फिर हम लोग अनुकूलन के बारे में देखें, अनुकूलन, हर जीव का अपना एक अनुकूलन क्षमता होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दूसरा हम लोग अध्ययन जो करेंगे ये है, एक जीव हो गया। अब आते हैं दूसरा समष्टि पर, पॉपुलेशन पर। समष्टि, पॉपुलेशन, सजीवों का पॉपुलेशन समष्टि कहलाता है। तो इसका जो किसी पर्यावास में एक प्रजाति के सदस्यों की कुल संख्या, ये हम लोग पूरे जब प्रजाति को जोड़ करके एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो समष्टि का अध्ययन कहलाता है। फिर आगे तीसरा जो हम लोगों का है, इनमें इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला जो हम लोगों का है तीसरा, दो हो चुके हैं, एक जीव और समष्टि हो चुके हैं। अब समुदाय पर आते हैं हम लोग। तीसरा है हम लोगों का समुदाय, कम्युनिटी। किसी साझा पर्यावास में, किसी साझा पर्यावास में सभी प्रजातियों की संख्या, ये समुदाय में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक शब्द यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, वो शब्द है नीश। इसका कोई हिंदी उचित शब्द नहीं है। नीश क्या है? किसी सजीव के, किसी सजीव के, सॉरी, किसी प्रजाति के, किसी प्रजाति का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्षेत्र, ये इसका नीश कहलाता है। अब कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्षेत्र क्या है? किसी भी प्रजाति के जो
जब हम किसी एक प्रजाति पर फोकस करें तो उनका कुल अध्ययन जब करते हैं तो उनमें हम लोग उनके दोस्त का अध्ययन, उसका दोस्त कौन है, उसके दुश्मन कौन है, कब वो खाते हैं, कब किस समय पर प्रजनन करते हैं, प्रजनन की अवधि क्या होती है, उनके आसपास का जो है संसाधन के अनुरूप उसका व्यवहार कैसा है। तो ये जो कुल मिला करके अध्ययन होता है और एक सजीव का एक दायरा बनता है, उस दायरा, कहने का मतलब ये दायरा उसका कंफर्ट जोन है, उसमें वो कंफर्टेबल महसूस करता है और उसमें हम सजीव का कुल जानकारी उसमें है। तो वो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो सजीव जो है कंफर्टेबल है, वहां पर जो है वो क्षेत्र जो है उस जीव का नीश कहलाता है, जिसमें सारी जानकारी उसकी अवेलेबल है, उनका दोस्त दुश्मन सारे कोई है जो है सारी जानकारी है। तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है उसका नीश। यहाँ पर एक आप ये समझिए कि एक नियम है गॉस का नियम, गॉस लॉ। ये फिजिक्स वाला गॉस नहीं है, गॉस का नियम। गॉस का नियम कहता है कि किसी भी एक प्रजाति का नीश दूसरे प्रजाति से मैच नहीं करेगा। मतलब हर प्रजाति का अपना नीश होता है, हर प्रजाति का अपना अलग नीश होता है। कहने का मतलब एक जीव का दूसरे जीव, जो जीव एक जीव का दोस्त है, एक प्रजाति का दोस्त है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे प्रजाति का दोस्त होगा, हो सकता है वो दूसरे प्रजाति के लिए दुश्मन होगा। तो यहाँ पर नीश का दायरा बदल गया। तो दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं। हर जीव का खाने का मतलब तरीका अलग है, हर का प्रजनन का तरीका अलग है, प्रजनन की अवधि अलग है, कोई ठंडे के मौसम में प्रजनन करता है तो कोई गर्मी के मौसम में प्रजनन करता है। तो ये मिला करके जो कुल दायरा बन रहा है उसका, ये उसका नीश कहलाता है। तो नीश जो है हर प्रजाति का अलग होता है, लेकिन अगर इसमें से संभवतः ही, मतलब असंभव है, लेकिन अगर मान कर चलिए कि किसी दो प्रजाति का नीश मैच कर रहा है तो उसे हम लोग समतुल्य प्रजाति कहते हैं। वहां पर जो शब्द यूज होगा वो होगा समतुल्य प्रजाति, इक्विवेलेंट स्पीसीज। तो इक्विवेलेंट स्पीसीज में जब दो प्रजाति का नीश मैच करेगा तो उसे जो है नीश मैच करने वाले प्रजाति, मैच करने वाले प्रजाति, ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट प्रजाति, समतुल्य प्रजाति। ये होता है नीश। ठीक है, अब जो है हम चौथे और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको इस टॉपिक का कोर टॉपिक है, उस पर आते हैं। चौथा का अध्ययन हम लोग करते हैं। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग इसकी संरचना पर बात करते हैं। अब संरचना क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो इसमें आपको सबसे पहला चरण है उत्पादन। संरचना में पहला चरण है उत्पादन और अंतिम चरण है निम्नीकरण। अब ये दोनों क्या है कि उत्पादन हो गया जन्म और निम्नीकरण हो गया मृत्यु। जो आया है वो जाएगा, मतलब हर चीज का उत्पादन मिट्टी से हो रहा है। उत्पादन कहने का मतलब आगे हम लोग समझेंगे। आप समझिए कि पेड़ पौधा जो उत्पादक हैं वो उत्पादन करते हैं, तो कहाँ से उत्पादन कर रहे हैं? मिट्टी से, और एक दिन वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, ये कहलाता है निम्नीकरण। तो ये है पैदा होना और ये है मरना। तो इस बीच में एक जो प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है वो है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण, ये तीन चरण आपको संरचना में दिखेंगे। उत्पादन को हम लोग इनपुट कह सकते हैं, ये जो है इकोसिस्टम का इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक, ये निवेश, इनपुट को हिंदी में हम लोग निवेश कहते हैं, और ये निर्गम है, निवेश और निर्गम। अब उत्पादन क्या है? उत्पादन किस चीज का उत्पादन? तो उत्पादन होगा
उत्पादन होगा जैव भार का, उत्पादन होगा जैव भार का, इसको हम लोग बायोमास कहते हैं। हिंदी में एक और शब्द इसके लिए है जैव चार, जैव चार। तो बायोमास का उत्पादन, अब बायोमास क्या है? हमारा जो शरीर है ये एक बायोमास है। बायोमास में, प्रत्येक सजीव के बायोमास में 70% हिस्सा पानी होता है और 30% हिस्सा सूखा होता है। जब आप 70% हिस्सा है, इसे हम लोग वेट बायोमास कहते हैं। सॉरी, ये जो 30% हिस्सा है ये कहलाएगा ड्राई बायोमास, ड्राई बायोमास, शुष्क बायोमास। इसमें से जब शरीर में से जब पानी को बिल्कुल हटा दिया जाए और जो शेष बचेगा उसे हम लोग कहते हैं ड्राई बायोमास, शुष्क बायोमास, शुष्क बायोमास। और ये पूरे शरीर का जो बायोमास है उसे कुल मिलाकर के उसे हम लोग कहते हैं वेट बायोमास, मतलब गीला बायोमास। अब गीला बायोमास ठीक नहीं लग रहा है, वेट बायोमास ही रहने दीजिए। तो वेट बायोमास 100%, हमारे शरीर का 100% भाग क्या है? वेट बायोमास। लेकिन अगर पानी निकाल दे इसमें से तो ये कहलाएगा ड्राई बायोमास, शुष्क बायोमास। ठीक है, तो उत्पादन किसका हो रहा है? यहाँ 30% हिस्सा पानी हम लोग जो है ऐड करते हैं शरीर में, और उत्पादन में हम लोग जैव भार का उत्पादन करते हैं। अब ये उत्पादन, जैव भार का जो उत्पादन है कौन करते हैं? तो जैव भार का उत्पादन करते हैं स्वपोषी। जैव भार का उत्पादन करने वाले कहलाते हैं स्वपोषी। इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी वो हैं जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। और एक अलग प्रक्रिया है जो भोजन बनता है उससे भी, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक स्वपोषी। ये सूर्य के प्रकाश से में खाना नहीं बनाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया से, हालांकि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होता है लेकिन ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश का कोई आवश्यकता नहीं है, ये रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक स्वपोषी। अगर अंग्रेजी बात करें तो इसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और इसको कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। एक शब्द और है फोटोलिथोट्रॉफ्स, फोटोलिथोट्रॉफ्स। इसको हम लोग कहते हैं केमोलिथोट्रॉफ्स, केमोलिथोट्रॉफ्स। अच्छा, एक चीज छूट गया था, प्रजाति में प्रजाति का अध्ययन, जब हम किसी एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं, एक प्रजाति पर आधारित अध्ययन इसे आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, तो आर्ट इकोलॉजी में हम प्रजाति पर अध्ययन करते हैं, इसे आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा, आर्ट इकोलॉजी। ठीक है, तो स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रासायनिक स्वपोषी। जो प्रकाश संश्लेषी है, जो प्रकाश संश्लेषी है वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में खाना बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश इसके लिए आवश्यक है, इनके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। इनके पास और जो आवश्यकता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता इसको भी है, जल की आवश्यकता इसको भी है। ठीक है,
तो ये जो खाना बनाता है, इसका जो खाना बनाने का प्रक्रिया है, ये अमोनिया से अपना खाना बनाता है। अमोनिया को ये पहले नाइट्रेट बनाता है और इस सब प्रक्रिया में ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और जिससे ऊष्मा का ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हर चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है जिससे अपना ये जैव भार का निर्माण करते हैं। जैव भार का निर्माण मतलब ऊर्जा का निर्माण है। तो ऊर्जा का निर्माण जो है, ये ऊर्जा का निर्माण कर अपना जैव भार बनाते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषी है, इनमें कौन सब शामिल है? तो इसमें पेड़ पौधे शामिल है, इसमें नील हरित शैवाल शामिल है। कुछ शैवाल, नील हरित शैवाल के अलावा भी कुछ शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। इसके बाद जलीय क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है। ये सब कुछ जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। यहाँ भी कुछ जीवाणु है जो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन, इस प्रक्रिया से ये उत्पादन, दो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैव भार का उत्पादन होता है। तो अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर खड़ा होता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है, अच्छा, दो तरह का परितंत्र है, स्थलीय और जलीय। तो स्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक, स्थलीय क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक शाक और काष्ठीय पादप, मतलब जो लकड़ी वाले पादप है, ये सबसे बड़े उत्पादक है। मतलब स्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन इन्हीं के माध्यम से होता है। ज्यादातर देखिएगा आप घास चरने वाले जानवर होते हैं। शाक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जंगल में जो वन की भूमिका जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर चर्चा किए थे कि जंगल में आपको 3 तल दिखेंगे। 3 तल में सबसे पहले नीचे कुछ तल बने रहते हैं झाड़ियों के, जिसे हम लोग शाक कहते हैं। फिर शाक से ऊपर झाड़ी वाला पेड़ होता है, शाक से ऊपर झाड़ी वाला पेड़। इसके बाद आपको बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे। तो जंगल में आपको 3 परत दिख जाएंगे। एक परत शाक का हो गया, दूसरा परत झाड़ी का हो गया और तीसरा परत काष्ठीय पादप का हो गया। ये बड़े वृक्ष होते हैं जिसे हम लोग पौधा कहते हैं। कुछ पेड़ इनसे भी ऊपर निकल जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं इमर्जेंट ट्री। ये कुछ ही संख्या में, बहुत कम संख्या में होते हैं, ज्यादातर आपको ये 3 ही दिखेंगे। तो ये पेड़ पौधा आपको, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जो स्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक है वो है शाक और काष्ठीय पादप। अब यहाँ पर एक बात, स्थलीय क्षेत्र में, ठीक, अब उत्पादन, सबसे पहले अब समझते हैं उत्पादन को। प्रोडक्शन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पादपों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित कार्बनिक सामग्री की मात्रा,
कार्बनिक कार्बनिक सामग्री की मात्रा, ये उत्पादन कहलाता है। कार्बनिक सामग्री मतलब जितने जीव है सब कार्बनिक सामग्री है, और जो मृदा में मिले रहते हैं उनमें कार्बनिक सामग्री भी मिले रहते हैं, जो अपघटन के दौरान हम पढ़ेंगे। ह्यूमस जो होता है ये कार्बनिक सामग्री है। इनके अलावा जितने पोषक तत्व है ये अकार्बनिक सामग्री होते हैं। तो जितने जीव हैं सब के सब कार्बनिक सामग्री है। तो जैव भार कहने का मतलब ही हो गया कार्बनिक सामग्री। जब भी जैव भार उत्पन्न होगा तो इसका मतलब हुआ वहां कार्बनिक सामग्री का उत्पादन हो रहा है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में हरे पादपों द्वारा उत्पादित कार्बनिक सामग्री की मात्रा ये उत्पादन कहलाता है। और इसी को अगर हम समय के अनुसार देखें, प्रति ईयर उत्पादन को, प्रति ईयर मतलब प्रति वर्ष उत्पादन को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता कहते हैं। समय के हिसाब से उत्पादन को देख ले तो इसे उत्पादकता कहते हैं। उत्पादन का ऐसा मात्रक जो होता है, इसका मात्रक ग्राम-2 होता है। अगर ऊर्जा में देखें तो कैलोरी -2 ये होता है। और समय के हिसाब से देखें तो इसका उत्पादन जो है ग्राम-2 ईयर इनवर्स, और ऊर्जा के हिसाब से कैलोरी -2 ईयर इनवर्स। तो ये होता है उत्पादकता। इसी उत्पादन को हम लोग सकल घरेलू उत्पादन सकल प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। जो यहाँ उत्पादन हो रहा है इसी उत्पादन को हम लोग सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। बार सकल प्राथमिक उत्पादक, सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। यहाँ पर एक टर्म और जानना थोड़ा सा जरूरी है। एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, नेट प्राथमिक उत्पादन ये होता है जीपीपी माइनस श्वसन में ऊर्जा की क्षति। कहने का मतलब हुआ कि जब पेड़ पौधे जैव भार का उत्पादन करते हैं तो वहां उत्पादित कुल जैव भार की मात्रा ये उत्पादन कहलाता है। लेकिन इस उत्पादन के दौरान कुछ जो जैव भार है, कुछ ऊर्जा की क्षति होती है, जो पेड़ पौधा उत्पादन के दौरान शोषण की क्रिया के माध्यम से उस क्षति को कर देते हैं। वो क्षति अगर हम घटा दे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट में से तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके दूसरे चरण पर आते हैं। उत्पादन हम लोग देख लिए, अब इसका जो दूसरा चरण है ये है उत्पादन, ऊर्जा का स्थानांतरण और निम्नीकरण। तो पहले ऊर्जा का स्थानांतरण देख लेते हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग ये देख लेते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नामकरण। तो यहाँ पर एक चीज समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है प्राथमिक उत्पादक, इसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। सबसे पहले स्वपोषी या उत्पादक। इसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता।
फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है उत्पादक का, जो पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर हम लोग चर्चा किए, कुछ सवाल है, कुछ जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण में या फिर रासायनिक स्वपोषण में सक्षम है, तो वो उत्पादन करते हैं जैव भार का, और उन्हीं पर पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र टिका हुआ है। जितने जीव है उनसे आहार ग्रहण करते हैं और उन्हीं आहार से अपना जैव भार का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन, इनको खा करके प्राथमिक उपभोक्ता अपना मतलब जैव भार का निर्माण करते हैं। इनको खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता इनको खा करके अपना जैव भार का निर्माण करता है, और इनको खाता है तृतीयक उपभोक्ता। और इस तरह से निर्माण होता है एक आहार जाल, आहार तंत्र का। इसे हम लोग कहते हैं आहार जाल, आहार श्रृंखला या आहार श्रृंखला। ठीक है, तो थोड़ा सा एक फिगर देख लीजिए, फिर जो है यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये तीनों उत्पादक है। उत्पादक को खाने वाले ये स्थलीय परितंत्र में, ये मतलब ये वन में है, ये वाला सीरीज वन का है, बी वाला सीरीज घास के मैदान का है, और सी वाला जो सीरीज है ये तालाब का है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पर 3 चरण है। यहाँ पर देखिए तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। प्राथमिक, ये हो गया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब इनसे ज्यादा चरण, चतुर्थ उपभोक्ता से ज्यादा चरण संभव नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहता है कि प्रत्येक चरण पर ऊर्जा की हानि होते जाती है, 10% ऊर्जा का जो है हानि होते जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब सोचिए, मान करके चलिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं, यहां मान लेते हैं कि 6000 किलो कैलोरी इसने उत्पादन किया, तो इसका 10% इसको मिलेगा, तो इसको मिलेगा 600 किलो कैलोरी। फिर इनको खा करके इनको जो है, फिर इसका 10% ही इसको मिलेगा, इनको मिलेगा 60 किलो कैलोरी, और इनका 10% इसको मिलेगा, इनको मिलेगा 6 किलो कैलोरी। अब सोचिए कि अगर चतुर्थ उपभोक्ता होता तो चतुर्थ को मिलता 0.6 किलो कैलोरी। कहां 6000 से कहानी शुरू हुआ और 6 किलो कैलोरी पर आकर के खत्म हुआ कहानी। तो ये सोचिए कि प्रत्येक चरण पे कितनी ज्यादा ऊर्जा की हानि हो रही है। मतलब इसने जो जैव भार उत्पादन किया, इनको खा करके इसको सिर्फ इसका 10% ऊर्जा मिलने वाला है, और इसका 10% ऊर्जा इसको मिलेगा। इसका कारण है ऊर्जा क्षति का, जो ऊर्जा का जो यहाँ हास हो रहा है, ऊर्जा हास के कारण, ऊर्जा क्षति के कारण, इसको कहते हैं, अच्छा इसको कहते हैं लॉ ऑफ 10%, 10% का नियम, 10% का नियम, लॉ ऑफ 10%। लॉ ऑफ 10%, ऊर्जा क्षति के कारण। तो ऊर्जा क्षति का पहला जो कारण है वो है पाचन की दक्षता, सॉरी, पहला है आत्मसातकरण की दक्षता। कहने का मतलब है ये जो पहला है कि आपने जो खाया
तो जैसे हिरन पेड़ पौधा को खा रहा है, क्या पूरे पेड़ पौधा को वो खा लेगा या फिर उनके कुछ हिस्सा को खा पाता है? तो कभी भी जब यहाँ तो पेड़ पौधा की बात है, जब शेर हिरन को खाएगा तो क्या पूरे हिरन को खा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई व्यक्ति मांसाहारी होंगे, आप जब मुर्गा को बनाते हैं तो क्या मुर्गा के सभी अंग को आप खाते हैं या उनमें से कुछ ही अंग जो अच्छा लगता है वो खाते हैं? तो उत्तर है इसका कि जो अच्छा लगता है सिर्फ हम वो भाग खाते हैं और बाद बाकी हिस्सा व्यर्थ चल जाता है। क्या वो जैव भर का हिस्सा नहीं था? था। तो क्या हम उनको पूरा ग्रहण करते हैं? एक पहला है ग्रहण करने की दक्षता, आप पूरा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक। एक तो पहला कारण ये हो गया ग्रहण की दक्षता, ठीक है। दूसरा, क्या आपने जो खाया क्या आपने पूरा पचा लिया उसको? ठीक। तो जो हम खाते हैं पूरा का पूरा पच करके हमें पूरा उससे जैव भार ही नहीं बनता है, वो कई भाग में मतलब वेस्ट के रूप में भी कुछ निकल जाते हैं जो हम लोग मल त्याग करते हैं। कुछ भाग जो है शोषण के दौरान, अभी हम लोग देखें कि शोषण के दौरान क्षति हो जाती है। तो ये सब प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की क्षति होती है, हर चरण पर ऊर्जा की क्षति होते जाती है, जिससे ऊर्जा का जो नियम है 10% लॉ, ये यहाँ इसीलिए हर एक चरण पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है और बाद बाकी हिस्सा जो है ये बीच में ही। और जब कहा जाता है कि जब ये इसको ग्रहण करता है तो इनका बहुत सारा ऊर्जा जो है ये वायुमंडल में जो है नष्ट होकर, नष्ट तो नहीं हो तो वायुमंडल में मतलब बिखर जाता है। उनका जो है कुछ ऊर्जा वायुमंडल में बिखरता है, कुछ हम लोग पचा नहीं पाते हैं, कुछ हम लोग जो है शोषण के दौरान क्षति कर देते हैं। इस तरह से 10% एनर्जी हमको मिल पाती है। तो लॉ ऑफ 10% ये है, ठीक है। इनको अब थोड़ा सा ये समझिएगा, इनको कहते हैं प्रथम पोषी स्तर। प्रथम, ये पोषण स्तर के प्रथम लेवल पर है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रथम पोषी स्तर। ये हो गया द्वितीयक पोषी स्तर, ये तृतीयक पोषी स्तर और ये हो गया चतुर्थ पोषी स्तर। पोषण स्तर को हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, पोषी स्तर। तो प्राथमिक हो गया जो उत्पादक है वो प्रथम सोपोषी स्तर पर है, द्वितीयक सोपोषी स्तर पर वो होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक है, तृतीयक पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और चतुर्थ पोषी स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी भोजन करते हैं, द्वितीयक जो शाकाहारी को खाते हैं तो वो द्वितीयक, और इनमें जो है छोटे मोटे मांसाहारी शामिल है, और तृतीयक उपभोक्ता में बड़े मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, ये सब तृतीयक मांसाहारी में शामिल है। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे कौवा है, ये छोटे मांसाहारी जीव हैं, बिल्ली है, ये सब छोटे मांसाहारी जीव में आता है, तो इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता में रखते हैं। ये कीट सब खाते हैं तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा, आहार श्रृंखला ये है। तो ये आहार श्रृंखला जो हमें दिखाई देता है ये जो है यहाँ पर सिंपल है, लेकिन क्या पर्यावरण में ऐसे ही आहार श्रृंखला, इतने सिंपल आहार श्रृंखला दिखाई देते हैं? तो उत्तर है कि नहीं, इतने सिंपल आहार श्रृंखला नहीं होते हैं। ये जो है सिंपल आहार श्रृंखला है, इसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। वास्तव में हमें आहार श्रृंखला ऐसी होती है, वास्तव में आहार श्रृंखला ऐसी होती है जिसे हम लोग आहार जाल कहते हैं। तो ये देखिए कि घास जो है, ये घास खाता है, इनको ये घास ये भी खाता है, ये भी खा रहा है, ये घास ये भी और ये भी खाता है। फिर देखिए कि चूहा को बिल्ली भी खा रहा है, चूहा को सांप भी खा रहा है, चूहा को उल्लू भी खा रहा है। मतलब कोई एक जीव किसी एक जीव का आहार नहीं है, वो एक से अधिक जीवों का आहार है, जिसके कारण इसमें जो है आहार जाल में एक जो है सॉरी आहार श्रृंखला में एक बहुत सारी शाखा बन जाती है। यहाँ देखिए कितने सारे ब्रांच बन चुके हैं। ये ब्रांच जो है, ये इन्हीं ब्रांच के कारण ये सिंपल आहार श्रृंखला नहीं रह जाती है, एक जाल सा बन जाता है, इसीलिए हम लोग आहार जाल कहते हैं इसको। तो आहार जाल और आहार श्रृंखला में छोटा सा अंतर है। आहार श्रृंखला को जब आप देखिएगा तो आहार श्रृंखला
सिंपल होता है, जबकि आहार जाल शाखान्वित होता है। अंतर बस इतना है, शाखा का अंतर है, ये शाखान्वित है और ये सिंपल होता है। ठीक है, तो आहार जाल सिंपल और आहार श्रृंखला शाखान्वित होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, आहार श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति में दो प्रकार के आहार श्रृंखला पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। ग्रेजिंग फूड चेन और यह है डेंड्राइट्स फूड चेन। तो चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद, ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये चारण खाद्य श्रृंखला है, और ये जो है अपरद खाद्य श्रृंखला, इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चारण खाद्य श्रृंखला में, अभी चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला दोनों में ऊर्जा का ट्रांसफर किसमें ज्यादा होता है? तो स्थलीय परितंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ज्यादा होता है। जबकि जलीय में चारण में ही ज्यादा ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे।